मैं पालतू जानवरों का बहुत शौकीन हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। निरंतर अनुरोधों के बाद मेरे पापा ने मुझे एक तोता दिलवाया। मैं तब 8वीं कक्षा में था। मैं और मेरा भाई हर समय मेरे तोते के साथ रहते थे और हर समय आनंदित होते थे। लेकिन एक दिन खेलते समय एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपने तोते को खो दिया। मेरे तोते का नाम मीठू था। हमने 5 महीने पहले ही उसे लिया था। बाद में मैंने एक कुत्ते के लिए पापा को कहा, लेकिन मेरे पिता ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। अपनी माँ के सामने लगातार रोते गिड़गिड़ाते रहने के बाद माँ ने कुत्ते के लिए मुझे पैसा दे ही दिया और वो दिन भी आ गया जब मैं अपने लिए एक छोटा सा पप्पी ले आया। मेरे पिता ने मुझे डांटा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो शांत हो गए। ये कहानी वास्तव में मेरे कुत्ते से संबंधित है। मेरे कुत्ते का नाम टाइगर है। ये मेरा 14वां जन्मदिन था। सभी मेहमान और परिवार वालों ने मेरा जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया और मैंने भव्य तरीके से जश्न मनाया। लगभग 10 बजे जब सभी मेहमान चले गए, मेरा छोटा भाई अपना पसंदीदा शो सिंचैन देख रहा था और मैं मिले हुए उपहारों को खोल रहा था। अचानक मेरे कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ आई। मेरे कुत्ते का नाम टाइगर था और उसकी आदत थी कि किसी के नहीं होने पर भी वो भौंकता रहता था। इसलिए चिढ़कर मैंने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका और वो गुर्राता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुन रखा था कि डिस्पोजेबल कैमरे के माध्यम से भूत को देखा जा सकता है। मुझे उपहार के रूप में एक कैमरा मिला था। मैंने कैमरा पकड़ा और धीरे से उस जगह की ओर देखना शुरू किया जहाँ टाइगर भौंक रहा था। मैं जो देखा वो देखकर मैं हैरान और स्तब्ध रह गया। आप मानो या ना मानो, मेरे छोटे भाई को कोई सफ़ेद चीज़ अपनी चमकते लाल आंखों से लगातार घूर रही थी। मैंने उसकी फ़ोटो ले ली। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे भी वो फ़ोटो दिखाया। वो भी ये देखकर चकित था और जो वो देख रहा था उसे पचा नहीं सका। दौड़ते हुए माँ पापा के पास गया और सब कुछ बता दिया। बाद में जब मेरे माता पिता मिले तो हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन तब मैंने जो फ़ोटो लिया था उस पर उनकी नज़र गई तो कोई भूत नहीं था। हम भयभीत थे और पूरी रात डर में सोते रहे और लगातार अपने कमरे को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद हम इस बारे में भूल गए। दोपहर की अच्छी धूप थी। मैं अभी स्कूल से लौटा ही था और टीवी के सामने बैठ गया। बाद में जब मैं स्नैक्स खा रहा था तो मैंने वही गुर्राने की आवाज़ सुनी। वो बहु बहु जैसा था। मैं चौंक गया और बाथरूम की तरफ गया जहाँ मेरा कुत्ता लगातार गुर्रा रहा था। मैंने अपना बाँव कान बाथरूम के दरवाजे के किनारे पर रखा। मैं स्पष्ट रूप से अंदर किसी चीज़ के धकेलने की आवाज़ सुन सकता था। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मैंने सेल्फ से डिस्पोजेबल कैमरा निकाला और बाथरूम के अंदर देखने लगा। वो बहुत ही भयानक दृश्य था। एक सफ़ेद बादल जैसी चीज़ मेरे कुत्ते टाइगर को मार रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उसके हाथ और पैर थे, लेकिन उंगलियां नहीं थी। मैं घबरा गया और माँ से शिकायत की। उसने तुरंत ही मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष बांधा। तब से वहाँ मैंने अपने घर में कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मैं अभी भी अपने कुत्ते का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे भूतों से मिलवाया। लेकिन अगले ही महीने मेरे पापा ने मेरे कुत्ते टाइगर को बेच दिया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरड़क गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए।
इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए, उस गांव का नाम एक रठासी गांव है। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उससे कहा कि वो जो भी मांगेगा वो उसे पूरा कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वो उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को ये राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज़ें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण का काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होते जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज़ तेज़ रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो ज़रूर किसी मज़दूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ ना बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उससे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुँची
तो देखा वो अभी उस थैले से मछलियाँ निकाल ही रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा खाना और हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर वहीं थम गए, उनके गले की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई, नहीं कि नहीं वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा सा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने आज क्या हो जाता। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। माऊ जिले के परदाह ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ की मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ साफ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहाँ से झुंड बनाकर ही गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उन लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले बस इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह ये रात कट जाए और जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वो रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहाँ जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार जी बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों को नहीं, मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात कई पुश्तों पुरानी है, जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक
कहीं पता नहीं चला। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब ये चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता चला गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते हैं तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें आने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है तो वो बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आते हैं पर अस्पताल नहीं जाते। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल के बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। गंदगी के चलते उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।